दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने भारत सरकार को एक अहम सुझाव दिया है। आरबीआई ने सिफारिश की है कि ब्रिक्स देशों की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी सीबीडीसी को आपस में जोड़ा जाए, ताकि इन देशों के बीच डिजिटल पेमेंट सीधे और आसानी से हो सके। इस प्रस्ताव को 2026 के सुमिट के एजेंडा में शामिल करने की बात की गई है। ये विचार अचानक नहीं आया, बल्कि 2025 में जो ब्राजील में ब्रिक्स समिट हुआ था, उसमें यह घोषणा की गई थी, जिसमें सदस्य देशों ने पेमेंट सिस्टम को एक दूसरे के साथ कंपैटिबल बनाने पर जोर दिया था। इसका मकसद एक ही है, एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना तेज, सस्ता और आसान हो जाए, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ज्यादा एफिशिएंट बने और अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो जाए। सरल शब्दों में कहे तो भविष्य में ब्रिक्स देश आपस में अपनी डिजिटल करेंसी के जरिए सीधे लेन देन कर पाएंगे, बिना किसी तीसरे देश की मुद्रा पर भरोसा किए। भारत इस साल के दूसरे हिस्से में अगला ब्रिक्स समिट होस्ट करने वाला है। अगर आरबीआई की यह सिफारिश मान ली जाती है, तो पहली बार ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से रखा जाएगा। यानी सदस्य देश सीधे अपनी अपनी डिजिटल करेंसी के जरिए लेन देन कर सकते हैं, बिना डॉलर पर निर्भर हुए। हालांकि ये कदम अमेरिका को नाराज जरूर कर सकता है कि डॉलर को दरकिरार करने वाली किसी भी कोशिश को वो पसंद नहीं करेगा। यहां तक डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को एंटी अमेरिकन बता चुका है और इसके सदस्य देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी भी दे चुका है। आज हम ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो देखने में भले ही टेक्नोलॉजी या पेमेंट से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन असल में ये पावर स्ट्रक्चर, जियोपॉलिटिक्स और आने वाले दशकों की वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ा है। आज पूरी दुनिया में एक सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिकी डॉलर हमेशा की तरह ग्लोबल सिस्टम पर हावी रहेगा, या फिर दुनिया धीरे धीरे दूसरे वित्तीय ढांचे की ओर बढ़ रही है। भारत ने अपना डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रूपी लॉन्च किया है, जिसे अमेरिका अपने प्रभाव के लिए खतरे के रूप में देख रहा है। ये केवल पैसे या करेंसी का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह नियंत्रण, आर्थिक आजादी और रणनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई है। इस वीडियो में हम सरल भाषा में समझेंगे कि डिजिटल रुपया क्या है, ब्रिक्स की योजना क्या है, अमेरिका चिंतित क्यों है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका भारत के लिए क्या फायदा या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डिजिटल रूपी आखिर है क्या। डिजिटल रूपी दोस्तों, जिसे ई रूपी कहा जाता है, भारत का एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, यानी सीबीडीसी है, जिससे सीधे सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। यह किसी प्राइवेट कंपनी या करेंसी की तरह नहीं है, न ही क्रिप्टो करेंसी की तरह अनकंट्रोल और वोलाटाइल है। ये पूरी तरह अपनी सॉवरेन करेंसी है, आरबीआई की बैलेंस शीट से बैक्ड है और एक लीगल टेंडर है, यानी इसे कैश की तरह हर जगह दिया या स्वीकार किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि डिजिटल रूपी और फिजिकल कैश की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। जैसे एक 500 रुपए का नोट आरबीआई गारंटी के ऊपर चलता है, वैसे ही ई रूपी उसी भरोसे पे चलता है। इसे स्पेकुलेशन या प्राइस फ्लक्चुएशन या कोई भी रिस्क नहीं है। आरबीआई ने इसे इस तरीके से डिजाइन किया है कि लोगों को डिजिटल कन्वीनियंस तो मिले, लेकिन ट्रस्ट और स्टेबिलिटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना हो। टेक्नोलॉजी के लेवल पर डिजिटल रूपी ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, लेकिन इसका पूरा कंट्रोल सेंट्रल बैंक के पास है। यही बात इसे बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी से अलग बनाती है। बिटकॉइन की वैल्यू मार्केट डिमांड और सप्लाई से तय होती है, जबकि डिजिटल रूपी की वैल्यू आरबीआई तय करता है। इसलिए ये एक स्टेबल और रिलायबल करेंसी है। आरबीआई ने डिजिटल रूपी को दो पार्ट्स में लॉन्च किया है। पहला है ई रूपी आर, यानी रिटेल डिजिटल रूपी, जो आम लोगों के लिए है। इसका इस्तेमाल डेली पेमेंट जैसे शॉप पर पेमेंट, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर या किसी भी सर्विसेज के लिए किया जा सकता है। इसे बैंक के मोबाइल वॉलेट में रखा जा सकता है और क्यूआर कोड से आसानी से इसकी पेमेंट की जा सकती है। खास बात यह भी है कि इसमें ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा भी दे रखी है, ताकि इंटरनेट ना होने पर भी ट्रांजैक्शन हो सके, जो भारत जैसे देश में बहुत उपयोगी होगा। दूसरा है ERW, यानी होलसेल डिजिटल रूपी, जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए है। इसका उपयोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरबैंक सेटलमेंट और बड़े ट्रांजैक्शन में किया जाता है। दिसंबर 2022 में डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और आज ये दुनिया में सबसे बड़े सीबीडीसी पायलट में से एक बन चुका है। लाखों व्यापारी, 7 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स और लगभग सभी बैंक्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। आरबीआई ने फिनटेक कंपनीज को भी शामिल किया है, ताकि इनोवेशन और एडॉप्शन तेजी से बढ़ सके। साफ शब्दों में कहे तो आरबीआई इसे एक पेमेंट सिस्टम नहीं, बल्कि एक फ्यूचर रेडी मॉनेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देख रहा है। अब बात करते हैं ब्रिक्स कंट्रीज की।
ब्रिक्स कोई साधारण इकोनॉमिक ग्रुपिंग नहीं है, बल्कि ये दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के ग्रुप का समूह है। इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शामिल है और हाल के वर्षों में इसमें नए-नए देशों को जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ये देश मिलकर दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी, विशाल नेचुरल रिसोर्सेज और मजबूत मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रिक्स का मुख्य मकसद एक मल्टीपोलर ऑर्डर बनाना है, जहां ग्लोबल पावर सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक सीमित ना रहे, बल्कि बाकी देशों को भी बराबर की भागीदारी हो। यही सोच फाइनेंस और पेमेंट सिस्टम में भी दिखाई देती है। ब्रिक्स देशों को लगने लगा है कि डॉलर पर बहुत ज्यादा निर्भरता उन्हें जियोपॉलिटिकल रूप से कमजोर बना देती है। अगर किसी देश पर सैंक्शन लग जाए, तो उसकी इकोनॉमी लगभग ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से नष्ट हो जाती है या कट हो जाती है, जैसा हमने कई देशों के साथ होते हुए देखा है। इसी वजह से ब्रिक्स ने लोकल करेंसी ट्रेड, अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम और सीबीडीसीज की इंटरऑपरेबिलिटी पर काम शुरू किया है। 2025 के ब्रिक्स समिट में यह साफ कहा गया था कि सदस्य देश अपनी डिजिटल करेंसीज को आपस में जोड़ने की संभावना तलाश कर रहे हैं। आरबीआई ने सुझाव दिया है कि ब्रिक्स देशों की सीबीडीसीज के बीच में डायरेक्ट लिंकेज बनाया जाए, ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स तेज, सस्ते और आसान हो जाए और डॉलर की जरूरत हमें कम पड़े। हालांकि इंडिया इस कदम को बहुत सोच समझकर और कॉशियसली आगे बढ़ा रहा है। भारत का मकसद डॉलर को कमजोर करना नहीं है, बल्कि ट्रेड इफिशिएंसी और रुपी के ग्लोबल यूसेज को मजबूत करना है। फिर भी अगर यह सिस्टम लागू होता है, तो ये ग्लोबल फाइनेंस में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव साबित हो सकता है, जो आने वाले समय में इंटरनेशनल ट्रेड के तरीकों को पूरी तरीके से बदल देगा। अब सवाल उठता है कि अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर पहले से इतना आक्रामक क्यों हो जाते हैं। इसका असली कारण डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस है। डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, बल्कि अमेरिका की जियोपॉलिटिकल ताकत है और ये एक सबसे बड़ा हथियार है। आज दुनिया के ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड का सेटलमेंट डॉलर में होता है। ऑयल और दूसरी कमोडिटीज की प्राइसिंग डॉलर में होती है और ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका के कब्जे में है। इसी व्यवस्था की वजह से अमेरिका के पास एक बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पावर आ जाती है। वो आसानी से किसी भी देश के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है, किसी भी देश के फॉरेन रिजर्व्स को फ्रीज कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से लगभग बाहर कर सकता है, जैसे ईरान। यानी डॉलर सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का हथियार है। इसलिए डॉलर की डोमिनेंस को चुनौती देना अमेरिका के लिए सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार खुल के बोल चुके हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उनका मानना है कि अगर डॉलर की डिमांड कम हुई, तो यूएस इकोनॉमी पर इसका सीधा असर पड़ेगा और उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने चेतावनी दी है कि जो देश डॉलर को बाईपास करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर टैरिफ या ट्रेड रिटेलिएशंस लगाए जा सकते हैं। हालांकि ये सच भी है कि डॉलर रातों रात खत्म नहीं होने वाला, लेकिन अगर ब्रिक्स और दूसरे देश अपनी अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम और डिजिटल करेंसीज में सफल हो जाते हैं, तो डॉलर की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है और यही संभावना अमेरिका को सबसे ज्यादा चिंतित कर रही है। भारत के लिए ये पूरा डेवलपमेंट बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। अगर भारत अपनी करेंसी में ट्रेड करता है, तो उसे एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी से काफी हद तक बचाव मिलेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएंगे और किसी भी तरह के सैंक्शन का असर सीमित किया जा सकता है। डिजिटल रूपी भारत को एक ऐसा मजबूत टूल देता है, जिसकी मदद से ये भविष्य में ग्लोबल ट्रेड में सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर और सुरक्षित बन जाएगा। यानी इंटरनेशनल पेमेंट के लिए दूसरे देशों या डॉलर पर पूरी तरह से निर्भर रहने की जरूरत कम हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो किसी एक पावर ब्लॉक के ऊपर निर्भर नहीं है। इंडिया वेस्ट के साथ अच्छे संबंध बनाता है, ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा है, जिसमें उसने बैलेंस बनाने की आजादी मिलती है। साथ ही मजबूत आरबीआई, यूपीआई जैसी प्रूवन फाइनेंशियल सिस्टम्स और एक मैसिव डोमेस्टिक मार्केट भारत को बाकी देशों के मुकाबले एक यूनिक एडवांटेज देता है। अगर डिजिटल रूपी और ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, तो रूपी धीरे धीरे रीजनल ट्रेड करेंसी बन सकता है और भारत ग्लोबल फाइनेंस में सिर्फ एक रूल्स मानने वाला नहीं, लेकिन एक रूल्स बनाने वाला देश हो सकता है। अंत में दोस्तों, डिजिटल रूपी और ब्रिक्स का सीबीडीसी इनिशिएटिव किसी के खिलाफ नहीं है, ना कोई आर्थिक युद्ध है, बल्कि ये बदलती हुई दुनिया की नई आर्थिक हकीकत को दर्शाता है। समय के साथ ग्लोबल फाइनेंस इवॉल्व हो रहा है और देश अपने अपने सिस्टम को ज्यादा मजबूत, सुरक्षित और इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। डॉलर अपनी अहमियत जरूर बनाए रखेगा, लेकिन वो अकेला विकल्प नहीं रहेगा। दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है। भारत इस बदलाव को बहुत संतुलन और समझदारी के साथ आगे बढ़ा रहा है।
वह न किसी से टकराव चाहता है, न ही किसी के ऊपर निर्भर रहना चाहता है, बल्कि अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस को मजबूत करना चाहता है। आने वाला दशक ये तय करेगा कि भारत सिर्फ ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा बनकर रहेगा या फिर उसे शेप करने की क्षमता भी हासिल करेगा। डिजिटल रूपी उसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा और भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया एक कदम है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। कालिका माता की जय, दादा किशन की जय।